नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं संसद के विशेष सत्र पर न्यूज 18 की मेगा कवरेज। संसद का विशेष सत्र कई मायनों में बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात यह कि संसद की कार्यवाही आज पुराने सदन में होगी, लेकिन कल से नए सदन में संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि 4 से 5 बिल पेश होने हैं, उन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यह है कि यह चुनावी साल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव है, तो अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो सदन के 5 दिन की इस कार्यवाही के दौरान क्या कुछ देखने और सुनने को मिल सकता है, बड़ी बातें क्या रह सकती हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। चूंकि पुराने पार्लियामेंट की 75 बरस की यात्रा कंप्लीट हुई है, तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल में जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में उस बात का भी जिक्र हो सकता है। तमाम मसलों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, राजस्थान से आती है, राजस्थान में भी चुनाव है। तो वैसे में विशेष सत्र के दौरान राजस्थान को लेकर क्या बड़ी बात सामने आ सकती है, उस पर प्रियंका अपनी बात रखेंगी। ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप एमपी से आती है, एमपी की सियासत को बहुत करीब से समझती हैं, उनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस विशेष सत्र पर जो रिएक्शन सामने आए हैं अलग अलग दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। कल जो ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रहलाद जोशी जी ने आप सबको बताया कि आज जो 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। सरकार और कोई भी व्यक्ति आप इमेजिन करते ही जाओ हम उत्तर देते रहे, कैसे होगा? तो हमने तो हमारा जो एजेंडा है हमने बताया है। और आगे आएगा क्या, आगे का, और परसों क्या आएगा और परसों क्या आएगा, ये तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो आज के दिन में हमारा एजेंडा जो है हमने क्लियर कर दिया है। आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूं और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूं। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ये सरकार का निवेदन है। तो प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे आप, उनका कहना था कि हमने एजेंडा क्लियर कर दिया है, विपक्ष के मन में आशंका है तो ये विपक्ष की बात हो सकती है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। तो आज विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे सदन में अपनी बात रखेंगे। तो देखिए आप, जिस तरीके से पार्लियामेंट की 75 बरस की यात्रा रही है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम यादें भी उससे जुड़ी हुई रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य में उन तमाम बातों का जिक्र हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कयास भर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 2014 में जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, पार्लियामेंट की दहलीज पर पहुंचते हैं, तो वहां पर मत्था टेकते हैं, तो वहीं वो संदेश भी देते हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर को किस तरीके से वो मानते हैं, किस तरीके से वो पूछते हैं। जबकि वो पुराना मंदिर छूट रहा है, लोकतंत्र के नए मंदिर में हर सांसद को जाना है, तो उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, उन्हीं यादों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं कि 2014 में जब वो दिल्ली आए तो किस तरीके से उनके लिए सब कुछ नया नया था। लेकिन बीते 9 बरस में किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली ने बल्कि समूचे देश ने, समूची दुनिया ने उनको अपनाया है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जिस दिन ये बात सामने आई कि संसद का विशेष सत्र होगा, उसी दिन से ये बात भी लगातार सामने आने लगी कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। सरकार का कहना है कि हमने एजेंडा क्लियर कर दिया है। ऐसा जिसको लगता है कि बड़ा होगा, या फिर विपक्ष के मन में जो आशंका है, विपक्ष का काम हो सकता है?
बिल्कुल अमित, देखिए विपक्ष के मन में कई सारे सवाल इसीलिए भी हैं क्योंकि जो एजेंडा में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद बातें कही गई हैं वो विपक्ष को नहीं पच रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जो बातें इस सत्र में उठाई जा रही हैं, जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो तो आप आगे के सत्र में भी उठा सकते थे। हाँ। और ऐसे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, सियासी अटकलें तेज है, बाजार गर्म है। वो बड़ी बात जो है वो है वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर, जिसे लेकर लगातार विपक्ष ये कहता आ रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ये राजनीति कर रही है, एक नई रणनीति सरकार की ओर से बनाई जा रही है और समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। और अमित, कहा यह भी जा रहा है कि ये सत्र भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की ओर से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर रहने वाला है। अब बात करें अगर मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के सामने है वो है मणिपुर हिंसा, जिसे लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। और इसके साथ साथ कई और मुद्दे भी विपक्ष के पास है, जैसे हम बात करें बेरोजगारी, और इसके साथ साथ बात करें महिला सुरक्षा से लेकर जो महिला आरक्षण बिल लाने की भी मांग विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक में की गई, इसे भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं प्रियंका। लेकिन ऋतु, जिस तरीके से सरकार ने विशेष सत्र बुलाया उसके बाद इंडिया अलायंस की तरफ से बात कही जाने लगी कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है वो क्लियर किया जाए। क्या उनके बीच के जो हड़बड़ाहट है या यूं कहें कि जो ऊहापोह की स्थिति है वो इस बात को लेकर है कि एमपी में भी चुनाव है और वहां कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार आगे बढ़ जाए या कुछ ऐसे बड़े ऐलान कर दिए जाए कि उससे उनकी तैयारियों को एक प्रकार से झटका लग जाए, इंडिया अलायंस की तैयारियों को, उसको लेकर ये घबराहट है क्या ऋतु? देखिए, घबराहट तो बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए हमेशा मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, हमेशा सरप्राइज दे देते हैं। हम किसी की भी बात करें, कृषि बिल की हम बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, और तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हमेशा चौंका देता है, चौंका दिया जाता है विपक्ष को। और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि एंड मूवमेंट पे विपक्ष के अंदर इसीलिए खलबली है कि कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा होगा जिस वजह से बड़ी प्रॉब्लम में जो है विपक्ष आ सकता है। देखिए, लगातार जिस तरह से बिलों का जिक्र हम करें तो यहाँ पर महिला आरक्षण का मुद्दा शायद बहुत ज्यादा उठ सकता है। कल भी कांग्रेस की बैठक हुई थी तो कांग्रेस की बैठक में साफ तौर से पर इस मुद्दे को उठाया गया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि महिला आरक्षण का मुद्दा भी आज उठ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन का, और भी तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर हंगामा देखने को हमें मिलेगा। खेमचंद जी, हजार सवाल हैं, हजार कयास हैं, लेकिन इन कयासों और सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं। इस विशेष सत्र में क्या विशेष? जय हिंद। देखिए, सत्र का जो एजेंडा है वो सरकार ने सबके सामने रख दिया है। कुछ लोग शंका कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में चोर है, जिनके मन में चोर होता है वो हर बात पे शंका करते हैं। शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्र बुलाने का मतलब है हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देश को मजबूत करना चाहते हैं, जो जरूरी बिल है, जो जरूरी कामकाज है उसको निपटाना चाहते हैं। उसके साथ साथ 75 साल का जो एक यात्रा रही है उस यात्रा के बारे में चर्चा रहेगी, सभी को मौका मिलेगा, सभी अपनी बात रख पाएंगे, सरकार भी अपनी बात रखेगी, विपक्ष भी उस पर अपनी बात रखेगा, और मेरे को उम्मीद है कि विपक्ष भी सकारात्मक रूप से सहयोग करेगा और 5 दिन भारत के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, सदुपयोगी रहेंगे। इसीलिए सरकार ने इस विशेष सत्र को बुलाया है कि 75 साल का जो अमृत काल है हम उसमें कुछ अच्छा करके देश के सामने रखें, जो पीछे हुआ उसको भूलें और 5 दिन में हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आने वाला समय सबको याद रखे। ठीक है, मनराज गुर्जर जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या पुरानी पार्लियामेंट की 75 बरस की जो यात्रा रही है, आजादी का अमृत काल हम मना रहे हैं, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है? क्योंकि विपक्ष का कहना है, खास तौर से इंडिया अलायंस का कहना है कि जिन बिलों की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, ये सारे बिल तो आने वाले मानसून सत्र में भी पेश किए जा सकते थे, उसमें भी चर्चा हो सकती थी। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि विपक्ष की आशंका क्यों और ज्यादा प्रबल होती जा रही है, या फिर इस विशेष सत्र में आपके हिसाब से क्या विशेष होने वाला है? देखिए अमित जी, लोकतंत्र के 75 वर्ष जब हमने पार्लियामेंट में पूरा किया और इस पार्लियामेंट के साथ जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की यादें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ऐतिहासिक तरीके से कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया और हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको भरपूर तरीके से देखा। लेकिन हमने हाल ही में G20 का एक सम्मेलन भी, समिट भी पूरा किया, जिसका एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में बहुत ही तारीफ हुई भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के नेतृत्व की। ऐसे में
भारत के प्रधानमंत्री सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, और ऐसे में उन्होंने अचानक ये अनाउंस करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग लगातार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सारे हितों को एक तरफ करके एकजुटता का जो बहाना बना रहे हैं, एकजुटता जो दिखा रहे हैं, वह एकजुटता कितनी टिक पाएगी ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से संसदीय सत्र के अनाउंस होने के साथ ही इनके मन में जो घबराहट आई, जिस प्रकार का डर और भय इनके अंदर पैदा हुआ, मुझे लगता है कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस प्रकार से वह डरे हुए हैं। देखिए माननीय मनराज जी, अभी भी प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया कि हमने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, और इससे पहले भी जानकारी दी गई कि हम अधिवक्ता संशोधन बिल लेकर आएंगे, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल लेकर आएंगे, पोस्ट ऑफिस बिल लेकर आएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल लेकर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद जयराम रमेश की तरफ से कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, ये सब अगर करना होता तो मानसून सत्र का इंतजार कर लेते, इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है, विधायी हथगोला छिपाया गया है, ये कहना है जयराम रमेश। देखिए, बिल्कुल ऐसा इन विपक्ष का ऐसा मानना है, लेकिन सामान्य तौर पर जब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपना एजेंडा क्लियर कर देती है संसद भवन का और मीडिया के सामने ये एजेंडा है, तो सामान्य तौर पर हम सबको उसके साथ मानकर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्ष को ये भय है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है। और विपक्ष सारा इसलिए डरा हुआ है कि वन इलेक्शन और वन इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह ना चला जाए, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में यह ना चला जाए, यह डर इनके मन में छिपा हुआ है। और इसी डर के लिए ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक भयावह माहौल पूरे देश के समक्ष बनाना चाहते हैं, जिनसे इनको लगता है कि सरकार कुछ छुपा रही है। आज पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, सरकार अगर छुपा रही होगी तो इनके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8 साल के कार्यकाल को अगर हम अध्ययन करते हैं अमित जी, तो स्पष्ट तौर पर हमें दिखता है कि सरकार का पूरा केंद्र जनता रही है, जनता के हित रहे हैं, और जनता के हितों से परे कुछ नहीं रहा है। ये भय, ये डर उनको सता रहा है। प्रियंका, कल जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ये सामने आई कि पूरा विपक्ष पुरजोर तरीके से महिला आरक्षण की बात को आगे रखने वाला है, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पूरा इंडी अलायंस महिला आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट रह पाएगा क्या? क्योंकि पिछली बार जब ये बिल सदन के भीतर लाया गया था तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, यहां तक कि उन्होंने यूपीए सरकार से उस वक्त अपना समर्थन भी वापस ले लिया था। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पूरा विपक्ष इस पूरे मसले पर एकजुट है, या फिर ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, उनका कहना है कि हमारा एजेंडा था और हम ही आगे लेकर आ रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? बड़ी बात है अमित, क्योंकि इस कार्यवाही में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि क्या इंडी अलायंस एक साथ एक मत और एक बातों पर खड़ी हो पाती है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें अमित, तो सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग पार्टी से छोटी छोटी पार्टियां एकजुट हुई हैं, ऐसे में उनके अपने अलग विचार हैं। क्या इस कार्यवाही में सभी एक मत हो पाएंगे? क्योंकि अगर आप महिला आरक्षण की चूंकि बात कर रहे हैं तो इसे लेकर कुछ पार्टियां इंडिया अलायंस में ऐसी हैं जो इसके मत में हैं। वो सर्वदलीय बैठक में भी हमने देखा कि इसे लेकर मांग उठा रही थी और उनका कहना था कि महिला आरक्षण चूंकि लंबे वक्त से इसे लेकर मांग की जा रही है, इसका बिल भी इस सदन में रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सभी इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो पाएंगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। सही बात है, सही बात है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से तो इसकी हिमायती रही है, इसकी समर्थक रही कि हाँ महिला आरक्षण होना चाहिए। और पिछली बार जब यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिल लाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम विपक्ष में हैं लेकिन हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऋतु, क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का बिल लेकर आए, उसे पास करा ले और इस पर वो अपना एडवांटेज ले जाए? इस वजह से मुखरता के साथ बिल लाने से पहले ही विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा है कि हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा है अमित आपने। यहाँ पर विपक्ष को डर था कहीं ना कहीं कि महिला आरक्षण पर जो है बीजेपी बिल ना लाए, उससे पहले ही मीटिंग कर करके ऐसी मांग कर दी गई। देखिए, ये मांग अभी की नहीं है, सोनिया गांधी के समय की मांग है, जब कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि ये विधेयक पास हो जाए, महिला आरक्षण मिले, पर तब कुछ कुछ छोटी छोटी पार्टियां जो है विरोध लगातार कर रही थी। पर अब जब सब एकजुट हो गए हैं तो ये भी हम मान सकते हैं कि जिस तरह से कल मांग की गई है कांग्रेस द्वारा, अगर वो जो पार्टियां इनके साथ हैं इंडी में, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किस बात की एकजुटता, किस बात की पार्टी बनाना, किस बात का विपक्ष? फिर सही बात है। खेमचंद शर्मा जी, क्या विपक्ष को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा अभी तक आप करते आए हैं, आप सरप्राइज देते आए हैं, महिला आरक्षण के मसले पर भी सरकार सरप्राइज दे और ये बिल पास करवा ले, उसके बाद इसका एडवांटेज ले जाए? इस बात का डर है क्या विपक्ष के बीच में, जो लगातार उनकी तरफ से महिला आरक्षण को लेकर अब बयान सामने आने लगे हैं? देखिए, विपक्ष का जो प्लान मेरे को समझ में आता है वो है
कि जो जरूरी बिल है उनको लटकाना है, भटकाना है और लोगों को कंफ्यूज करना है। हम सभी जानते हैं अगर कांग्रेस का मन होता, अगर उनकी प्रतिबद्धता होती तो लगभग 60 साल वो सत्ता में रहे, कब का वो महिला आरक्षण बिल को पास करवा सकते थे। उनका मन ही नहीं था। वो बहाना लिया कि भाई समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, लालू जी विरोध कर रहे हैं। अगर लालू जी और समाजवादी पार्टी की इनके सामने क्या औकात थी उस समय? ये चाहते तो बिल को पास करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ इनको विशुद्ध राजनीति करनी है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में महिलाओं को मजबूत किया है, सशक्त किया है, एम्पावर किया है और महिला इंक्लूसिव, वुमेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट चल रहा है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को एक जबरदस्त तरीके से स्थान दिया है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जी खेमचंद जी, एक फैक्ट ये भी है कि अभी लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं। अगर हम कुल सांसदों की बात करें तो राज्यसभा में 12.2% महिला सांसद हैं। अगर हम सभी राज्यों की बात कर लें तो कुल विधायकों की तुलना में सिर्फ 8% महिला विधायक हैं। बीते 9 बरस से आप सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो क्या अब ये माना जाए कि वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की हिमायती रही है, ये बात रखती रही है और अब समय आ गया है कि इस पर फाइनल मुहर लगाई जाए? इस पार्लियामेंट में, इस विशेष सत्र में हमें उम्मीद करें कि ये हो जाएगा? देखिए, महिलाओं के प्रति हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रही है। उनको एम्पावर करने के लिए लगातार काम किया, उनको मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। आप देखिए, माइनॉरिटी की जो महिलाएं, कितने सालों से उनको दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, ट्रिपल तलाक के नाम पे उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। लाखों की संख्या में ऐसी हमारी बहनें थी जो दुखी थी, पीड़ित थी, उनके परिवार पीड़ित थे। उनको एम्पावर करने का काम ट्रिपल तलाक के माध्यम से, ट्रिपल तलाक को हटा के आदरणीय मोदी जी ने किया। आदरणीय मोदी जी ने जो प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन है, उनकी जो छुट्टियां हैं, जब डिलीवरी के बाद उनको डबल किया, पेड लीव को डबल किया, ताकि वो आराम से बच्चा और माता दोनों की दोनों उनको एक प्रॉपर समय मिल सके। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो माताओं को या बहनों को एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार ने लिए। सुकन्या योजना जो हमारी बच्चों को मजबूत करती है, उनको फाइनेंशियल एक मदद देती है ताकि पेरेंट पे वो बोझ ना बने। बहुत सारी योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूं। तो महिला ओरिएंटेड हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में विशेष तौर पे महिलाओं को बड़े बड़े कुछ हुआ मनराज जी, लेकिन इसके बावजूद विधायिका में आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। 30 सेकंड लूंगा मनराज जी, ठीक है, अब मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। इस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े पद महिलाओं के पास हैं। आप देखेंगे इससे पहले शायद इतने बड़े पद महिलाओं के पास किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं थे। ठीक है मनराज जी, जो मैं कह रहा था कि सब कुछ हुआ लेकिन पुरानी पार्लियामेंट में आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। क्या आप ये भरोसा रखे आधी आबादी कि नई पार्लियामेंट में तस्वीर बदल जाएगी, आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा? मनराज जी, आपको आवाज मिल पा रही? अच्छा, मनराज जी नहीं है, अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप जी, मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी सामने आई थी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रख सकते हैं। आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपनी बात सदन के भीतर रखेंगे। अनूप जी, क्या बड़ी बात हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में? देखिए अमित, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो विपक्ष से भी अपील करेंगे। चूंकि ये संसद का विशेष सत्र है, ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार का साथ दे, एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा में भाग ले, क्योंकि देखिए विपक्ष के तेवर कड़े हैं। हाँ। जिस तरीके से कल अमित सर्वदलीय बैठक हुई थी, विपक्ष के तरफ से कई तरह की मांगे उठाई गई, फिर से वही राग अपनाया गया कि मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई है उस पर जो है सरकार चर्चा कराए। लेकिन देखिए चर्चा का प्लेटफॉर्म अलग होता है, ये विशेष सत्र है। ऐसे में सरकार चाहती है कि संसदीय इतिहास के 75 साल यानी कि जो अमृत काल मनाया जा रहा है उस पर जो है वो चर्चा हो। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की तरफ से वो अपील की जाएगी। और उसके बाद सवाल जोड़ रहा हूं अनूप जी, जब 75 साल की बात होगी, जब पार्लियामेंट की 75 साल की यात्रा की बात होगी, जब आजादी के अमृत काल की बात होगी, तो बात इमरजेंसी की भी होगी, बात आपातकाल की भी होगी, बात आजादी के सूर्योदय की भी होगी और बात पार्लियामेंट पर हुए अटैक की भी होगी। तो क्या इस मसले पर, अगर इमरजेंसी के मसले पर बीजेपी की तरफ से बात रखी जाती है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बात रखी जाती है, तो पूरे विपक्ष के लिए आसान हो पाएगा क्या इस बात का जवाब दे पाना सदन के भीतर? बिल्कुल, देखिए अमित, आपने वाजिब सवाल किया, क्योंकि अगर संसदीय इतिहास में अगर उसके इतिहास के बारे में चर्चा होगी संविधान सभा से लेकर अब तक, तो उस काले अध्याय पर जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की जाएगी। और सबसे रेलेवेंट इसलिए है ये मुद्दा क्योंकि देखिए जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है
उसमें कांग्रेस का साथ कौन कौन सी पार्टियां कर रही है। आपको ये देखना होगा, उस इंडिया अलायंस में आरजेडी है, उस इंडिया अलायंस में जेडीयू है, उस इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी है। और आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां इमरजेंसी की उपज की पार्टियां हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वक्त में ये सताई हुई पार्टियां हैं और कांग्रेस के वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद से उपजी हुई पार्टियां हैं। अमित, आपको याद होगा कि इसी इमरजेंसी में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को जेल भर दिया गया था, विपक्ष का पूरी तरह से गला उस समय दबाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जब सत्ता पक्ष उनकी दुखती रग पे हाथ डालेगी तो फिर इंडिया अलायंस और खास तौर पर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे नेताओं को जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब देना मुश्किल भी हो जाएगा, उनके लिए जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब देना मुश्किल भी हो जाएगा। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जाने माने चेहरे। सिंह साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ आधे घंटे का समय रह गया है विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने में, और अब से 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट की पुरानी इमारत के पास पहुंचना है। वहां पर वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे। उस दौरान भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों में क्या कुछ रखते हैं, और जब विशेष सत्र को संबोधित करेंगे तब उनकी बातों में क्या बड़ी बातें होंगी, वो भी देखने और सुनने वाली बात होगी। सिंह साहब, लेकिन जिस बात का जिक्र अनूप जी पर कर रहे थे कि जब 75 बरस की यात्रा की बात होगी तब आपातकाल की काली रात की बात भी होगी, और जब उसकी बात होगी तो पूरे विपक्ष को जवाब देना भी होगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों का उदय उसी इमरजेंसी के दौरान हुआ था जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आपको लग रहा है कि उनके लिए आसान हो पाएगा इसको फेस कर पाना? देखिए, निश्चित तौर पे संसद में बहुत सारी बातें उठेंगी। 75 साल में संसद की एक लंबी यात्रा, हमने विकास के कार्य किए, हमने जो सार्थक कार्य देश के विकास में भागीदार बने हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये संसद का सत्र बुलाई है। भाई, ये वो सत्र नहीं है जो विपक्षियों के द्वारा 77 में बुलाया जाता है, 91 में बुलाया जाता है, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष सत्र अगर 2 बार बुलाया जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए बुलाया जाता है और 1 बार जीएसटी में संशोधन के लिए बुलाया जाता है। तो जब एक विकासवादी सरकार होती है तो विकास के एजेंडे को लेकर आती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहूंगा बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा तो होगा ही, लेकिन विकास पे चर्चा निकलने वाला है। आप देखिए, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये पीएम के फ्लीट की गाड़ियां यहां से जाने लगी हैं। तय समय के मुताबिक ही 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचना है पार्लियामेंट, और आप देखिए ये फ्लीट जाने लगी है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां से गुजर सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको वो तस्वीर भी दिखाएगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जब पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर जब मीडिया से मुखातिब होंगे उस दौरान वो क्या कहेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बातों में जिन बातों का जिक्र होगा वो भी आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे न्यूज़ 18 पर। सिंह साहब, अपनी बात पूरी करिए आप। मैं कह रहा हूं, ये वो सरकार नहीं है जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 77 में विशेष सत्र बुलाती है, 91 में विशेष सत्र बुलाती है। ये राष्ट्रवादी सरकार है, विकासवादी सरकार है। हम विकास के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, हम सबके साथ सबके विकास की बात